इस वेव और इस वेव के बीच में टाइम डिफरेंस कितने का है कैपिटल टी के टर्म्स में? 1 और 2 में। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड वेव? अरे चेस खेल रहे हो क्या? 1 t। 1 वेवलेंथ के लिए टाइम कितना लगता है? तो इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? ये सेकंड और थर्ड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? वो भी t है। फर्स्ट और उसके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 2t। आ रहा है बात समझ में? बन गया ये तीनों डायग्राम? ठीक है। डिस्ट्रक्टिव का डायग्राम भी बनाए, जरा कोशिश करें। डिस्ट्रक्टिव का यहां पर बना है। ये बताइए, 3 वेव्स है, इसके और इसके बीच में ये पाथ डिफरेंस कितना है? λ/2। 1 λ/2। यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है? 3 λ/2। आ रहा है बात समझ में? तो इनका इंटरफेरेंस कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, फेज के बारे में भी सुन ही लो। इसकी वैल्यू अच्छा, ये इसी का क्या मिरर इमेज है? क्या ये हम बोल सकते हैं ये दोनों कैसे फेज में है? ऑपोजिट फेज में। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? क्या पाई होगा? अभी आपने उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन वाले में, मिरर इमेज होता है। ये भी बना ले। बिल्कुल निकाल सकते हो। मेरा प्लान तो नहीं था ये पढ़ाने का, पर ठीक है। लाइफ इतना अनएक्सपेक्टेड है ना कि कभी भी जो प्लान करोगे ना वो होगा नहीं। अच्छा जी, क्या करोगे 15 मिनट पहले जाके? ये तो रिवीजन है आपका। अब शुरू करा है मैंने तो खत्म कर दूं, है ना? बीच में छोड़ा नहीं जाएगा मुझसे। बन गया तीनों डायग्राम्स? बनाओ दोनों हाथ से जल्दी। बी लाइक वायरस। दोनों हाथ से लिखो। वायरस तो हो ही, बस गुण नहीं है वो वाले। हम्म, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बन गया? ठीक है, मिटा दूं?
याद आपको बस यही रखना है, ये फॉर्मूले से काम हो जाएगा, कहानी बाद में समझते रहना कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी कंस्ट्रक्टिव में तो आप फॉर्मूला डायरेक्टली क्या यूज करोगे, रूट अंडर I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, या फिर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में a माइनस बी का होल स्क्वायर। YDSC पढ़ोगे तो यही मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव वाली डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी को हम लोग एक नाम देते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो बोलते हैं वहां पे। यहाँ पे साउंड के टर्म्स में हम कोई कॉन्ट्रास्ट रेशियो डिफाइन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वो पार्ट यहाँ से हटा दिया है। अब एक स्पेशल केस होता है इसी का कि अगर इक्वल इंटेंसिटी वेव्स इनका इंटरफेरेंस हुआ तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकालोगे, चाहे ये वाला चैप्टर हो चाहे वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर हो। आया बात समझ में? तो 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाइव बाय 2, फेज डिफरेंस 0 हो जाए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना, 4I0, क्योंकि डेल्टा फाइव अगर 0 है तो cos डेल्टा फाइव कितना होगा 1, cos स्क्वायर डेल्टा फाइव भी कितना होगा 1, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 4I0। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव के लिए यही फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पहले फेज डिफरेंस की अगर बात करूं तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा वो, क्या पाई आ जाएगा? मैं कह रहा हूं कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो वो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई होगा। तो अगर डेल्टा फाई का वैल्यू पाई है, हमें क्या डेल्टा फाइव बाई 2 करना है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे कोसाइन का वैल्यू कितना होता है 0, और आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा वहां पे 0। तो इक्वल इंटेंसिटी वाली वेव्स में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी 4I0, और मिनिमम कितनी होगी 0। यहां तक बातें समझ पाए? थोड़ा सा स्टेशनरी वेव्स भी सुनी लो, फिर चलते हैं आगे। दो वेव्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, दो ट्रैवलिंग वेव्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही, एक वेव ये है, ये क्या पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो पॉजिटिव एक्स में जाएगी तो हम क्या लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव क्या नेगेटिव एक्स में जा रही है, नेगेटिव में जाती है तो दोनों टर्म्स क्या सेम साइन के होने चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स। इनका इंटरफेरेंस होगा, दो ट्रैवलिंग वेव्स का जब इंटरफेरेंस होगा तो वो मिलके क्या बनाएंगी, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। ठीक है, जो नोड एंटी नोड आपको मैंने पढ़ाया था वो इसी स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव का पार्ट है। तो अब कंडीशन क्या है कि दो हार्मोनिक वेव्स साइन कोसाइन वाली वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, एम्पलीट्यूड इक्वल हो, बट कंडीशन क्या है, कैसी डायरेक्शन में चले, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, तो वो सुपर इंपोज करके क्या बनाती है, स्टैंडिंग वेव्स बनाती है। यही स्टैंडिंग वेव्स स्ट्रिंग में भी बनेंगी, यही स्टैंडिंग वेव्स एयर कॉलम या ऑर्गन पाइप में भी बनेंगी, जो नोड एंटी नोड हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाले तो y1 और y2 का कैसा सम करना है, हमें वेक्टर सम करना है। तो a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ऑफ a माइनस बी प्लस साइन ऑफ a प्लस बी, ये होता है 2 साइन a कॉस b के बराबर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फंक्शन कुछ ऐसा आएगा, 2a, पहले से a था हमारे पास, ये 2 क्या इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स आ सकता है। ठीक है, ठीक है, इसी में ये जो 2a cos kx वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और ये टाइम के साथ में चेंज होने वाला पार्ट है। अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, देखो हमने कैसी इक्वेशन ली थी, 2a sin kx, हमने ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया था, और वहां पे कितना लिया था ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर हम के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स प्लस ओमेगा टी लेंगे, तो जब हमने ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स वाला फंक्शन लिया था तो हमें क्या मिला 2a cos के एक्स
साइन ओमेगा टी। अगर हम के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स प्लस ओमेगा टी लेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो अगर ये दोनों ही फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसी वेव्स, प्रोग्रेसिव या स्टैंडिंग? स्टैंडिंग। ये कौन सी इक्वेशन है? प्रोग्रेसिव वेव। और वो कौन सी है? स्टैंडिंग वेव। अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि के एक्स वाला टर्म और ओमेगा टी वाला टर्म अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है तो वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ट्रैवलिंग या स्टैंडिंग? ट्रैवलिंग। और अगर के एक्स वाला टर्म और ओमेगा टी वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव का ये भी फंक्शन हो सकता है, ये भी फंक्शन हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने स्टैंडिंग वेव का ये ट्रैवलिंग वेव का फंक्शन क्या लिया था। अब चाहे ये हो चाहे ये हो, आपको याद ये रखना है कि अगर ये वाला फंक्शन हो जाए जो हमें यहां मिला था 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी, तो ये वाला जो x वाला पार्ट है cos kx 2a वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे दिस गिव्स द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये टाइम फंक्शन है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे टाइम फंक्शन को हटा दे तो क्या हमें 2a sin kx मिलेगा, ये देगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये रटने वाली चीजें हैं, आपको रट जाना है, एंड में बताऊंगा क्या रटना है। तो इसमें अगर हम देखें, क्या ये 2a cos kx दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो या तो आपको 2a cos kx मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, 2a sin kx। अगर इस 2a cos kx में x को 0 करूं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, 2a। तो जब आपके पास ऐसी स्टैंडिंग वेव की फंक्शन होगी कोसाइन kx sin ओमेगा टी वाली, तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड कैसा है, 0 या मैक्सिमम? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है तो क्या बनता है, एंटीनोड बनता है। तो x इज इक्वल टू 0 पे, इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिलेगा, एंटीनोड। और अगर हम इसमें x की जगह पे 0 पुट करें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, 0। तो हम बोलेंगे इस वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, नोड। आ रहा है बात समझ में? तो ये वाली जो वेव इक्वेशन है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसको चाहो तो आप साइड में बना भी सकते हो। तो इनिशियली हमारा क्या बनना है, x इज इक्वल टू 0 पे एंटी नोड। तो एक वेव ये, दूसरी वेव ये, ऐसा बनेगा एंटी नोड। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे क्या बना हुआ है, एंटी नोड। और अगर हम नीचे वाली वेव को देखेंगे तो ये कैसा बनाएगी, x इज इक्वल टू 0 पे इसमें क्या बनना है, नोड। तो ये कुछ ऐसी स्टैंडिंग वेव होगी। ये डायग्राम भी बना ही लो। ये इसके लिए ये डायग्राम, इसके लिए ये डायग्राम। आप चाहो इसके बगल में भी बना सकते हो। दोनों जो वेव्स आएंगे उनकी फेज डिफरेंस तो कुछ नहीं रहेगा। रुक जाओ जरा, ये ऐसा होगा एंड दिस वाला विल बी ऐसा। नहीं समझ में आता तो ठंडा ही लगता है राजन्या, पसीने हो रहे मेरे को। इतना समझ पाए यहां तक? ठीक है। ये फोटो वोटो बना लिया क्या? आप चाहो इसके बगल में भी ये बना सकते हो। ये फंक्शन है तो ऐसा स्टैंडिंग वेव बनेगा, ये फंक्शन है तो ऐसा स्टैंडिंग वेव बनेगा। इतना समझ पाए? ठीक है, आगे सुनो। तो पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते थे, नोड। और पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते थे, एंटी नोड। अब स्टैंडिंग वेव्स ट्रांसवर्स भी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल भी होंगी। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव कहां बनेगी, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग में। और लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स कहां बनेगी, ये ओपी मतलब ऑर्गन पाइप। आया बात समझ में?
जो कल आपने पढ़ा हुआ था। तो ये एक डायग्राम है। ये जीरो डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स क्या डिनोट करेंगे? नोड। ये नोड, ये नोड, ये सब नोड। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले क्या डिनोट करेंगे? एंटी नोड। अब इसमें डिपेंड करता है आप x इज इक्वल टू 0 कहाँ लोगे। यहाँ ले लोगे तो अलग हो जाएगा, यहाँ ले लोगे तो अलग हो जाएगा। डिपेंड करेगा ना आपने रेफरेंस 0 कहाँ लिया हुआ है। अरे बात समझ में, ये तो जनरल ऐसे ही बना रखा है नोड एंटी नोड बताने के लिए। इतना बात समझ पा रहे हो? तो अगर हम यही इक्वेशन ले लें तो नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता था? लैम्बडा बाई 2। तो ये डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा बाई 2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाई 4। अगेन ये डिस्टेंस कितना होगा? लैम्बडा बाई 4। ये डिस्टेंस, ये वाला, लैम्बडा बाय 2। तो हमने ये वाली वेव मानते हुए यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं x इज इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है? नोड। अगला नोड कब मिल रहा है? लैम्बडा बाई 2। उसका अगला नोड 2 लैम्बडा बाई 2 या लैम्बडा, फिर 3 लैम्बडा बाई 2। क्या हम n लैम्बडा बाई 2 लिख सकते हैं? ठीक है। और एंटी नोड्स कहां मिले? पहला एंटी नोड कब मिलेगा? लैम्बडा बाई 4, फिर 3 लैम्बडा बाई 4, फिर 5 लैम्बडा बाई 4। उसी को हमने यहाँ पे 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 4 से डिनोट कर रहा है। ध्यान देना यहाँ पे n को 0 लिया जा सकता है। ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स कितना होता है? लैम्बडा बाई 2। या टू सक्सेसिव एंटी नोड्स भी कितना होता है? लैम्बडा बाई 2। नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्बडा बाई 4। फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे हमेशा क्या बनेगा? नोड। और फ्री एंड पे क्या बनता था? एंटी नोड। क्लोज्ड एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप पे क्या बनता था? नोड। और ओपन एंड पे क्या बनता था? एंटी नोड। अब दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनका ऑसिलेशन होगा सेम फेज में। कहने का मतलब ये यहां पे जो भी पार्टिकल्स हैं, ये दो नोड के बीच के जितने भी पार्टिकल्स हैं, इनका फेज कैसा होगा? सेम। ये दो नोड के बीच में जो पार्टिकल है इनका फेज भी कैसा होगा? सेम। लेकिन क्या ये नोड और ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल क्या ये भी सेम फेज में है? नहीं। आ रहा है बात समझ में? तो किसी दो नोड के बीच के पार्टिकल विल बी इन द सेम फेज, पर बगल वाले दो नोड के बीच के पार्टिकल के साथ उनका फेज डिफरेंस पाई का होगा। आया बात समझ में? ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट में पूछेंगे ये सब चीजें। वो मैंने एज्यूम करा है। ठीक है, इट इज एन एजम्पशन कि यहाँ पे अगर पार्टिकल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये वाले पार्टिकल्स कहाँ की तरफ जाएंगे? ऊपर की तरफ। ठीक है, वो एज्यूम करा है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर ले लिया होता तो मैं इसको फिर नीचे ले लेता। ठीक है, तो वो एक एज्यूम करना पड़ेगा, फिर उसके आगे हम जाएंगे। हाँ, काइंड ऑफ उसमें लॉन्गिट्यूडनल वाले में तो कंप्रेशन रेरिफेक्शन का होगा ना। हाँ, ऑर्गन पाइप में वाइब्रेशन उसी से तो होता है, क्योंकि उसमें तो साउंड है ना। ऑर्गन पाइप में स्ट्रिंग तो है नहीं, तो वहां पे क्रेस्ट रफ तो बनेंगे नहीं, वहां पे कंप्रेशन रेरिफेक्शन ही होंगे। यहां तक समझ पाए? x इज इक्वल टू 0 पे ही तो बात करी थी हमने। हम्म फिर उससे आपको क्या निकालना है उसके बाद? नोड। अब आपको जब ये पता है कि दो एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 4। तो आपने अगर x इज इक्वल टू 0 पे मान लिया है कि एंटी नोड बन रहा है, तो अगला एंटी नोड कहाँ होगा? लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस आगे उसका एंटी नोड लैम्बडा बाय 2। और अगर x इज इक्वल टू 0 पे एंटी नोड बना, आपको अगला नोड निकालना है, तो एंटी नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है?
लैम्बडा बाय 4, तो आप वहां से फिर लैम्बडा बाय 4 डिस्टेंस आगे चले जाओगे। तब नोड और ईच मतलब एक नोड दूसरा नोड बोलता तो ऑड नंबर से पड़ेगा। हाँ वो डिपेंड करेगा ना कि आपका ये फंक्शन दे रहा है या ये फंक्शन दे रहा है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है। बट ये लॉजिक तो सेम रहेगा कि x इज इक्वल टू 0 पे कुछ भी बने, दो नोड्स के बीच में सेपरेशन कितना होगा, लैम्बडा बाय 2। दो एंटी नोड्स के बीच में भी सेपरेशन कितना होगा, लैम्बडा बाय 2। और नोड से एंटी नोड के बीच में सेपरेशन कितना होगा, लैम्बडा बाय 4। वो लॉजिक सेम रहेगा, x इज इक्वल टू 0 पे चाहे कुछ भी बन जाए, वो सेपरेशन चेंज नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वो इक्वेशन मतलब ऐसे चेंज होगा अगर वो वाला क्यों इतना दिमाग लगा रही हो? नहीं सर, वो कोई सवाल है। बस इतना 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 पढ़ा के मैं छोड़ दूंगा आज। तो क्या हो गया, धरती रुक गई क्या घूमना? खाना शुरू कर दो, उसमें क्या है, मैं मना करूं तो बोलो। सत्संग में श्रोताओं को भूख लगा तो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, भक्त खा रहे हैं, आप भी खाओ। यहां सुनो 4-5 पॉइंट्स और है, फिर मैं खत्म कर रहा हूं क्लास। तो दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में पार्टिकल्स का ऑसिलेशन सेम फेज में होगा, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0। और दो सक्सेसिव लूप्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 180। कहने का मतलब इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा, 180। लेकिन इसी के दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। इसके दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस 0। इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस 180। इसके और इसके बीच में 0। ठीक है, समझ गए। यहां सुनो, नोड वाले पार्टिकल को छोड़ के बस इतना ही पॉइंट मुझे बताना है, ये सब मैं बता चुका हूं नीचे, बीट्स की बातें कल होंगी। वन टाइम पीरियड में नोड वाले पार्टिकल को छोड़ के सारे पार्टिकल्स एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे वन टाइम पीरियड में। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे तो वो मीन पोजीशन को 2 बार क्रॉस करेंगे, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम, एक बार पॉजिटिव एक्सट्रीम, सॉरी पॉजिटिव एक्सट्रीम एक बार, और नेगेटिव एक्सट्रीम भी कितनी बार रीच करेंगे, 1 टाइम्स। मैक्सिमम वेलोसिटी, मीन पोजीशन कितनी बार क्रॉस कर रहे हैं, 2 बार, तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी कितनी बार आएगी, 2 बार। एक्सट्रीम भी कितनी बार जा रहे हैं, 2 बार, एक बार पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक बार नेगेटिव एक्सट्रीम, तो रेस्ट पे भी कितनी बार आएगा वो, 2 बार। और एसएचएम में हमने क्या पढ़ाया था कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कितनी बार रीच करेंगे, 2x। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सोचने दो, काइनेटिक और पोटेंशियल में तो लॉजिक ठीक है। मैकेनिकल तो कांस्टेंट रहेगा ना, एमई को काट देना उसमें से, यहां से एमई को काट दो, आज की क्लास यहीं तक, एमई को हटा दो। ये सब बता दिया था, टोन नोट, ओवरटोन, फलाना ढिमकाना। बीट्स बाकी है, बीट्स को अब कल खत्म करेंगे। जाओ आज के लिए। क्या चीज, कंस्ट्यूब, वो क्या होता है, स्पेलिंग बताओ, मैं देख के बताता हूं कल। क्यू यू, ये क्विंक्स ट्यूब, क्विंकिस ट्यूब, कल बात कर लेंगे इस पे, कल बताता हूँ। अरे टाइम होना चाहिए मेरे पास। कल कितने बजे से उत्सव, कितने बजे से, 10:30 से 1:30 आओ, कल क्रिसमस है, आराम से आओ, ठीक है। उत्सव को प्रॉब्लम है दिशा कुछ, वो कहीं जाएगा क्रिसमस मनाने, तो थोड़ा लेट आएगा, तो फिर लेट्स वेट फॉर हिम। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस इन एडवांस। ओ माय गॉड,